तो शुरू करते हैं। कल हमने जो टॉपिक लिया था, हमने लिया था कूलॉम्स लॉ ही। और उस फोर्स का जो आपने लिया था कूलॉम्स लॉ, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। यस सर। हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस तक की बात कर ली है। अब आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ही बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, आज हमारा पूरा टॉपिक ही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पर होगा। ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, और इसके बारे में हमने थोड़ी बहुत बातें कर ली कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। एक सघन एरिया होता है किसी आवेश के चारों ओर का, वो सघन एरिया जहां पर कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है। कल बात करी थी हमने। ठीक है। अब जब कोई आवेश लाएंगे हम Q नॉट, इससे पूरे एरिया में, इसके चारों ओर जो एरिया है उसमें हम एक Q नॉट आवेश को लाए। अब इस पर एक बल लगेगा। ठीक है। अब बल की बात हो गई, कूलॉम बल लगेगा, इधर को लगेगा कूलॉम बल F। तो उस बल की दिशा में ही एक, जो हम विद्युत क्षेत्र को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं, इसकी तीव्रता होगी। इसकी तीव्रता को हम लेते हैं E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोगों को हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में भी चलेगा और इंग्लिश में भी, और किताब आप लोगों के पास होगी कुमार मित्तल। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही होगी जो बल की दिशा होगी। धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ही क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके। व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है? ये दिख रहा है सारा कुछ लिखा हुआ? हाँ सर। ठीक, गुड। तो अब इसको डेफिनेशन क्या है इसकी? E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट आवेश लिया था ना जिस पर बल लग रहा है, तो क्यू नॉट जो है हमने इतना सूक्ष्म आवेश लिया है। इसके लिए यहाँ पर एक, अगर आप लिख लीजिए, लिमिट क्यू नॉट अप्रोचिंग टू जीरो। इस तरह से क्यू नॉट तीर बनाया जीरो, यानी कि जीरो के सापेक्ष है, जीरो के बराबर है, लगभग जीरो नहीं है। इतना सूक्ष्म आवेश है कि इसका अपना कोई फील्ड हम इसको मान के नहीं चल रहे हैं, नगण्य। वैसे तो इसका भी फील्ड होगा, इसके फील्ड से इसका फील्ड टकराता है, वही तो फोर्स लगता है, पर इसका फील्ड जो है नगण्य मान है। उसके बाद हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस आवेश के कारण, जो ये आवेश है ना क्यू बड़ा सा, यहाँ पर एक बड़ा क्यू ले लेते हैं, इस आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, वो होती है एफ अपॉन क्यू नॉट। क्या होती है? एफ अपॉन क्यू नॉट। ये फॉर्मूला याद रखना है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। याद रहेगा ना? E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट अप्रोचिंग टू जीरो। अब क्यू नॉट को आप अगर एक मान लें, एक सिंगल, तो एक इसकी डेफिनेशन भी बन जाती है कि E इक्वल टू एफ, जबकि क्यू नॉट एक होगा तो क्या होगा? एकांक आवेश पर किसी बिंदु पर लगने वाला बल। बिंदु देखो, पॉइंट। जब मैं बिंदु की बात कर रहा हूं तो मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बिंदु की प्रॉपर्टी कह रहा हूं, किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर ये डिफाइन करेगा। जैसे बिंदु की बात क्या है? जैसे ये एक आवेश है, सपोज ये आवेश है Q, तो यहां पर एक बिंदु है, यहां पर एक बिंदु, यहां पर तीव्रता कितनी होगी, यहां तीव्रता कितनी होगी, उसको डिफाइन करने के लिए यहां पर देखना पड़ेगा कि Q नॉट आवेश को यहां लाएंगे तो उस पर कितना बल लगेगा, और वो बल कितना लगेगा? E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ अपॉन क्यू नॉट, वो लिमिट तो हमने, अगर कहीं पर मैं ये लिख रहा हूं कि E इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट अप्रोचिंग टू जीरो एफ अपॉन क्यू जीरो, तो ये इसकी डेफिनेशन के लिए लिख रहा हूं। मेन तो यही है, आपका फॉर्मूला यही है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ये मेन सूत्र है। ये डेफिनेशन के लिए लिख रहा हूं मैं कि कोई छोटा सा सूक्ष्म धन आवेश, धन परीक्षण आवेश, जिस पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। निष्पत्ति मतलब अनुपात, या दूसरे शब्दों में कहिए एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। समझ गए? समझ गए इस बात को? एकांक आवेश पर, यूनिट चार्ज पर, if any charge experience a force, if a unit charge experience a force, that is electric field intensity, right? E equal to f upon q नॉट। अब जैसे यहां पर Q आवेश है, यहां पर मैंने कहा फोर्स ये लग रहा है, इधर को लग रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिख दोगे आप? सीधे सीधे f अपॉन q नॉट। इस फॉर्मूले में एक चीज है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। यदि आपको Q नॉट दिया है और E दिया है, जैसे किसी सवाल में दिया है कि 5 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है, उस पर 2 कूलाम आवेश पर कितना बल लगेगा, तो आप सीधे सीधे सूत्र क्या लगाएंगे? F इक्वल टू क्यू ई, क्योंकि Q कितना है? 2 कूलाम,
और ई कितना है 5, तो कितना बल लगेगा 5 दूनी 10 न्यूटन, 5 दूनी 10 न्यूटन। समझ गए इस बात को, समझ गए, 5 दूनी 10 न्यूटन। तो सिंपल तरीके से एफ, ज्योति फॉलो कर रहे हैं सर। ठीक। तो इसमें ये ऐसे फॉर्मूला आएंगे आपको, 4 कूलाम का आवेश इतने इतने विद्युत क्षेत्र की मात्रा में रखा है, उस पर निकालिए बल। तो इसी सीधा एक फॉर्मूला आता है E = F/Q0, जो आपको परिभाषा भी देता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आता है आपका किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, ई का मात्रक क्या हुआ, इसको भी डिस्कस कर लो। ई का मात्रक, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, काफी देर में आ रहे हो। ई का मात्रक एवं दिशा, ई का मात्रक क्या होगा बताइए, आपके पास फॉर्मूला क्या है ई का, ई बराबर F/Q0, यही है ना फॉर्मूला। ई = F का मात्रक क्या होता है न्यूटन, Q0 का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हुआ न्यूटन पर कूलाम, क्या हुआ न्यूटन पर। अब ई की दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, बल भी एक सदिश राशि है, आवेश सदिश राशि नहीं होता, पर हम जानते हैं कि किसी सदिश को किसी स्केलर से गुणा कर दिया जाए, अदिश से गुणा कर दिया जाए, तो हमें एक सदिश राशि मिलती है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय ये स्केलर, ये हम वेक्टर्स में पढ़ाते हैं। जब हम किसी स्केलर जैसे BA है, इसको अगर मैं n से गुणा कर दूं तो ये अपने आप में एक वेक्टर मिलेगा, और जिसकी दिशा वही होगी, B माना B वेक्टर मिला, उसकी दिशा वही होगी जो A की दिशा होगी। तो E की दिशा क्या होगी, वही होगी जो F की दिशा होगी, F की दिशा होगी, यानी कि धन आवेश पर लगने वाले बल के, क्योंकि यहाँ पर Q0 को तो हमने धन आवेश लिया है, इसलिए हम यहाँ पर ये लेंगे कि धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ही E की दिशा होती है, धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो जब भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालेंगे किसी न्यूमेरिकल में, किसी आंतरिक प्रश्न में, तो हम उस पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को देखेंगे। समझ गए, मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। तो इतनी बातें समझ गए आप लोग, समझ गए, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक गुड। अब आता है, इसमें एक टॉपिक आता है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखो पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश, समझ रहे, बिंदु आवेश छोटा सा आवेश ले लिया, उसको बिंदु ले लिया, बिंदु आवेश मतलब बहुत बड़े, हमने मैक्रोस्कोपिक, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। मैक्रो होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा आवेश नहीं लिया किसमें कहीं सारे बड़े बड़े आवेश यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हो, हमने लिया बिंदु आवेश, एक छोटा सा बिंदु आवेश। ठीक है, इस बात को समझिएगा, बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज। ओके, तो कह रहा है कि एक बिंदु आवेश है, किसी बिंदु आवेश से Q आवेश है, बिंदु आवेश, इससे R दूरी पर, इसके R दूरी पर, इससे R दूरी ये ले लेते हैं, ठीक है, इससे R दूरी पर ये लिया हमने। यहां पर हमें कहता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो भाई, E ज्ञात करो, कितनी होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। अब बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दीजिएगा एक फॉर्मूला निकल के आएगा, और ये हिंदी में भी लिख लो इसको, कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में भी कोई टफ नहीं होता, ड्यू टू जहां पर आता है वहां पर के कारण, पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी किसे कहते हैं, तीव्रता को, समझ रहे ना इस बात को, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समझ गए इस बात को, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब ये बिंदु आवेश क्या है, Q है, इसको हम ले लेते हैं बिंदु O पर, ये बिंदु O है, O पर Q आवेश स्थित है, R दूरी, या R दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, यहां पर हम कल्पना करेंगे, हमें फिजिक्स में कल्पनाएं करनी पड़ती हैं, बहुत इमेजिन करना पड़ता है, हम कल्पना करेंगे यहाँ पर एक परीक्षण आवेश है Q0। अब यहाँ पर बिंदु O, इसको हम लेते हैं A, माना बिंदु A पर जो है Q0 परीक्षण आवेश है, और यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो O से
बिंदु ओ पर रखे हुए चार्ज क्यू से आर दूरी पर स्थित है। ओके, समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं ना? ज्योति, लोकेश एंड मुकेश, प्रीति, उमेश। यस सर। गुड। तो अब हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कूलाम का नियम लगाएंगे। हाँ, अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से लगाएंगे फोर्स। फोर्स की दिशा आप जानते हैं, जानते हैं ना? फोर्स की दिशा क्या होगी? फोर्स की दिशा क्या होगी? 1/4πε0। हाँ, एक मिनट। हाँ, मैं इसमें एक तीर बनाना चाह रहा हूँ, तो पहले एक तीर बना लेते हैं। अरे ये तीर गलत बन रहा है। चलो ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है। ये जो तीर बनाया है ये दिखा रहा है दिशा को, एफ की दिशा। भाई कूलाम ने क्या बताया था? दो बिंदु आवेश हैं, बिंदु आवेशों पर लगने वाले बल की दिशा बिंदु आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। नियम तो बहुत लंबा था। आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और दिशा क्या हुई? इन दोनों को मिलाने वाली, ओ से ए को मिलाया उस दिशा के। अब क्योंकि धन आवेश दिया, यहाँ भी धन आवेश दिया, इसलिए प्रतिकर्षण दिखाया बाहर की ओर। ओके, ये देखो बाहर की ओर प्रतिकर्षण दिखाया, बाहर की ओर। फोर्स तो बाहर को ही लगेगा। इधर क्यू है भैया, इधर क्यू है और इधर क्यू नॉट है, ये इधर इधर को तो बल लगेगा इसमें, बाहर की ओर। दोनों धन आवेश हैं, ठीक है। और ये बल की दिशा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। ये डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब एफ, कूलाम के नियम ने हमें ये भी बता रहा कि एफ कितना होगा? कितना होगा? 1/4πε नॉट के जानते हैं क्या होता है? परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये था ना फॉर्मूला, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। एफ इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यदि आपका वायु है तो के को 1 रख देना है। 1/4πε0 की जगह कितना लिखना है? 9 × 10⁹। कितना लिखना है? 9 × 10⁹। समझ गए इस बात को? गुड। अब हमें निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जानते हैं कितना होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट इसलिए लिया कि इस पर निकालना, क्यू नॉट पर निकाल रहे हैं। इस आवेश पर लगने वाला बल, क्यू नॉट पर लगने वाला बल कितना अनुभव करता है? ये डेफिनेशन अभी आई थी, E = F अपॉन क्यू नॉट। अब हम ये समीकरण नंबर 1 अगर मैं लिख दूं इसको पहले वाली को, F = 1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, इसको समीकरण 1 कर दें। इस समीकरण 1 से F का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। अब मेरी आवाज रिपीट होने का कारण ये हो सकता है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं ऑन कर रखा होगा अपने ऑडियो वगैरह, किसी दो मोबाइल में चला रखा होगा, ऐसा भी हो सकता है। एक से आवाज निकल के दूसरे में जा रही है। E = F का मान रखेंगे 1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है। हमने मान रख दिया, एफ की जगह पे ये रख दिया समीकरण 1 से। और नीचे क्या है इसमें? क्यू नॉट। नीचे भी तो है क्यू नॉट। E = F अपॉन क्यू नॉट है। E = F अपॉन क्यू नॉट। अब क्या होगा? क्यू नॉट से क्या होगा? क्यू नॉट कट जाएगा। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया? E = 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये जो है फॉर्मूला, इसको बॉक्स के अंदर बंद कर लें। ये फॉर्मूला आपका है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण। अब देखो ये एक फॉर्मूला तो वो था E = F अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट कोई आवेश रखा था किसी विद्युत क्षेत्र में, कहीं पर भी किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी भी विद्युत क्षेत्र में, जैसे प्लस क्यू है कोई विद्युत क्षेत्र, या सब बोल लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है आपका, ये ऐसे विद्युत क्षेत्र है ये ई। यहाँ पर हमने आवेश रख दिया क्यू नॉट। तो हमने कहा भैया क्यू नॉट पे जो बल लगेगा वो क्या होगा? इस फॉर्मूले से निकल जाएगा E = F अपॉन क्यू नॉट। तो बल निकल जाएगा F = क्यू नॉट E।
पर आपको आंकिक प्रश्न में ये ना दे करके ये देखा है कि एक आवेश है, उससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला, E = 1/4πε0 K Q/r²। ओके, E = 1/4πε0 K Q/r²। समझ गए बच्चों? सिंपल। Yes, sir. वायु के लिए क्या करना है, वायु के लिए हमें क्या करना है, वायु के लिए सिंपल करना है, वायु अथवा निर्वात के बराबर हो जाएगा 1। तो E = 1/4πε0 Q/r²। और यही आपको यूज करना होगा आंकिक प्रश्नों में, ठीक है? आपको आंकिक प्रश्नों में यही फॉर्मूला ज्यादातर यूज करना होगा। 1/4πε0 का मान कितना होता है बताइए मुकेश? 1/4πε0 का मान कितना होता है? भूल गए? यही ना पढ़ाना है क्या? 9 गुणा रीति 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा एक चीज है, मेरी आवाज रिपीट हो रही है, किसी ने ये ऐप को जो है दो मोबाइल में तो नहीं खोल रखा है, आसपास 2 मोबाइल में तो नहीं खोल रखा है? उसमें क्या होगा कि जैसे मैं बोलूंगा मेरी आवाज एक से निकलेगी तो दूसरे उसमें फोन से जो है उसमें इन हो जाएगी, तो वो रिपीट होके आएगी। सर एक स्टूडेंट क्लास 11th का भी है। हाँ क्लास 11th वाले गलत आ गए हैं इसमें, उनकी क्लास हो चुकी है। लोकेश आपकी क्लास हो चुकी है पहले, तो हमेशा टाइमिंग का होता है ना, टाइम पे आना होता है, तो आपकी क्लास पहले हो चुकी है। तो दो ऐसा मत करिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 मोबाइल पे कभी मत ओपन करिए इसे। अगर आप 2 मोबाइल एक साथ चलाएंगे तो एक से आवाज निकलेगी तो दूसरे में जो है उसका ऑडियो में चला जाएगा, तो रिपीट होगी आवाज, ठीक है? और रिपीट होने से भी डिस्टर्ब होता है। ओके, तो यहाँ पर है वायु लेंगे, निर्वात लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके ओके, समझ गए? आगे बढ़े। अब कुछ बातें और कर लेते हैं। जैसे ये आवेश है, यहाँ पर मैंने Q0 आवेश रखा, देखो फिर आ रही है आवाज। पंकज पंकज कमल जरा ऑडियो ऑन करें। हाँ, आप लोगों ने एक ही मोबाइल ऑन किया है? हाँ ठीक हो गया। ज्योति सर एक ही मोबाइल ऑन कर रखा है? हाँ सर। हाँ, अभी आवाज रिपीट नहीं हो रही, देखो कहीं से। ये देखो, ये कहीं से आवाज रिपीट हो रही है। उमेश हाँ उमेश, 2 जगह तो ऑन नहीं किए हैं, 2 जगह तो ऑन नहीं कर रखा है मोबाइल, 2 जगह तो ऑन नहीं कर रखा है ऐप को। देखो ये आवाज की लैगिंग क्यों हो रही है? प्रीति जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज रिपीट हो रही है। सब पता है।
क्यों हो रहा होगा ऐसा, रिपीट नहीं होना चाहिए ना, इससे डिस्टर्ब होता है। अभी 11th में नहीं हो रहा था, 12th में ही हो रहा है ये। यहाँ तो एक ही बार आ रही सर आपकी आवाज। अच्छा, वहाँ एक ही बार आ रही है। हाँ सर। अच्छा, तो इसमें कुछ है प्रॉब्लम क्या? हेलो, हाँ अब ठीक आ रही है, कभी कभी ठीक भी हो रहा है। चलो, अच्छा ये क्यू आवेश है और ये क्यू नॉट आवेश है। ये क्यू नॉट आवेश जो, अगर हम धन आवेश ले रहे हैं तो बल इधर को लग रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पर अगर ये माइनस होता तो किधर को लगता, बताइए। अगर यहाँ पर माइनस होता है, ये माइनस क्यू नॉट, तो बल किधर को लगता? पंकज, बताइए। सर क्या जैसे ये क्यू आवेश है, क्या? हाँ उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आंसर भी नहीं दे पाएंगे। क्यू आवेश है, यहाँ पर मैंने लिया माइनस क्यू आवेश। अभी तो मैं धन आवेश ले रहा था, बल की दिशा बाहर की ओर ले रहा था। माइनस क्यू आवेश में बल किधर को लगेगा? अंदर की ओर। अंदर की ओर लगेगा, इधर को, एफ, ठीक है। और ये गति भी इधर को करेगा फिर। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या ली थी हमने? बाहर की ओर। अगर हम माइनस लेंगे, इस तरह से आ जाएगा, तो बल की दिशा के विपरीत होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बल की दिशा के विपरीत होगी। कब? जब माइनस चार्ज है, जब माइनस आवेश है, यानी माइनस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा के विपरीत। माइनस चार्ज आवेश की ओर गति करेंगे और प्लस आवेश चार्ज होते हैं, धन आवेश जो होते हैं, वो आवेश से प्रतिकर्षण के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेंगे, वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में गति करेंगे। तो एक छोटी सी बात ये भी बतानी थी। अब यहाँ पर हमारे आज के जो टर्म हुए हैं, इसमें हमारी ये बातें हुई हैं। नंबर एक, आपका एक फॉर्मूला आ गया आपका E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। कमल ने, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा नहीं पढ़ रखा है, तो उन सारे फॉर्मूलों को हम जो है एक बार रिपीट कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले हम शुरू किए थे Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। इस फॉर्मूले को कहते हैं क्वांटीकरण का फॉर्मूला, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद हमने लिया था एक एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, जहां के क्या है? परावैद्युतांक। के क्या है? परावैद्युतांक। माध्यम का होता है ये भी क्या होता है? माध्यम का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट किसे कहते हैं? वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। ये इसलिए रिपीट करना पड़ रहा है क्योंकि अभी जो है कुछ बच्चे अभी आज ही आए हैं, तो निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन क्या होता है? माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये दो फॉर्मूले आए थे। उसके बाद आया था हमारा एक कूलाम के नियम का फॉर्मूला, F इक्वल टू, अगर न्यूमेरिकल में करना होगा तो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे जनरल फॉर्मूला ये है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी Q1 और Q2 दो आवेश हैं, R दूरी पर स्थित हैं, उन पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल। आज जो फॉर्मूला आया है वो आया है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, और साथ में एक बिंदु आवेश के कारण आया पांचवा फॉर्मूला, वो आया था आपके पास E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों ये याद रखना है आपको, इतने फॉर्मूले अभी तक याद रखने हैं जो हम कवर कर चुके हैं। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ओके, एक आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हिंदी में बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। यदि एक साथ कहीं मल्टीपल चार्जेज हो, मल्टीपल चार्जेस समझ रहे हैं, कई सारे चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस,
एक चार्ज की बात नहीं कर रहे हम, कई चार्जेस की बात कर रहे हैं। ये एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। तो ये Q1 है, इधर Q2, Q3, Q4, Q5। तो Q1 पर जो बल लगेगा इसके कारण भी लगेगा, इधर को लगेगा बल, ठीक है। Q2 पर बल लगेगा, Q2 के कारण भी लगेगा, वो इधर को लगेगा। Q3 के कारण भी लगेगा, वो इधर को लगेगा। इस तरह से सभी के कारण ये बल लगेगा। हम हर एक बल को कर सकते हैं। Q1 पर Q3 के कारण F13, Q1 पर Q2 के कारण F12, 1 पर बल लग रहा है 2 के कारण। ऐसे ही F12, F13, F14 सभी आवेशों के कारण बल निकालेंगे, सीधे फॉर्मूला लगा देंगे। 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसे इधर लास्ट में डॉट 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 डॉट, इनका क्या लेंगे हम, वेक्टर सम। F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड डॉट डॉट डॉट। यानी कि किसी एक आवेश के कारण अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बल का वेक्टर योग होता है उस आवेश पर लगने वाला बल, परिणामी बल। परिणामी बल का मान क्या होगा, उनके वेक्टर आयोग। हम ये मान के लगाएंगे बल कि एक आवेश के कारण बल, कूलॉम का नियम लगाएंगे, अन्य आवेश उपस्थित नहीं है। फिर दूसरे के कारण लगाएंगे, अन्य आवेश उपस्थित नहीं है। तीसरे कारण लगाएंगे, अन्य आवेश उपस्थित। फिर सबका क्या लेंगे, वेक्टर सम लेंगे। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। ऐसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए लिखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर किसी आवेश पर निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे। अलग अलग बिंदु आवेश E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड डॉट 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 डॉट। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इसमें ज्ञात कर लेंगे। समझ में आ गया इसको, इसे कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, तो अभी हम आज इतना ही लेते हैं, शेष हम कल लेंगे। कल हम बात करेंगे, कल हम बात क्या करेंगे ये बता दें। अब हम लेंगे कल आवेश वितरण। कल हम लेंगे आवेश वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। और ये चार्ज लेंगे हम किसी तार पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है ऐसे ऐसे चार्ज, या किसी क्षेत्रफल पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, या किसी वॉल्यूम पर, किसी वॉल्यूम पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, चारों तरफ फैल रखा है, एक समान रूप से वितरित हो रखा है। ये तब लेते हैं हम जब एक समान रूप से वितरित हो, तो तब हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। इस टॉपिक को हम लेंगे कल। अभी आज तक का टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको। E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, और दूसरा E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले याद रखिए, और इन दो फॉर्मूले पर आधारित आपके न्यूमेरिकल भी होंगे। ओके, यस सर। और समय से पहुंचना बहुत जरूरी है आप लोगों का। समय से आइए, समय पर पहुंचोगे तो आपका कोर्स भी आसानी से जो है समय पर शुरू होगा और समय पर समाप्त होगा। हम धीरे 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 कोर्स को आगे बढ़ाते जाएंगे। और इस कोरोना काल में अपनी सुरक्षा भी रखिए, सुरक्षित भी रहिए, स्वस्थ भी रहिए, ठीक है। यहाँ पर हम आपसे विदा लेते हैं, और इसके नोट्स भी बनाते रहिएगा आप लोगों का, क्योंकि हिंदी मीडियम में ही है तो इसलिए कुमार मित्तल की जो बुक है उससे नोट्स बनाते रहिए। और उमेश, आपको एक तरह से ये रिवीजन हो रहा है, इसको अच्छी तरह से पढ़िए। अब बिल्कुल इसमें रिलैक्स मत होइएगा, आप लोगों के एग्जाम होंगे, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम के लिए तो होना ही है, इसलिए बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना है इस पीरियड में। जब भी एग्जाम होना उसके लिए तैयार है। पता चला कि एक हफ्ते बाद ही बोल दिया कि एग्जाम शुरू, आपके पास सोचने का समय नहीं रहेगा। जैसे कोरोना का इफेक्ट जैसे ही कम होगा, पता चला डिपार्टमेंट ने कहा कि फला फला तारीख से एग्जाम शुरू हो गए, तब क्या करोगे आप ना। तो इसलिए आप तैयारी अपनी बिल्कुल दुरुस्त रखिए, तैयारी करते रहिएगा। यहाँ पे रिवीजन है, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो ये आपका यूनिट नंबर 1 चलेगा, थर्सडे फ्राइडे यूनिट नंबर 8 चलेगा, और सैटरडे हमारा पूरा इन्वेस्ट होगा न्यूमेरिकल्स में। फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आंकिक प्रश्नों को करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए सैटरडे के दिन आप लोग जरूर रहें। होता क्या है कि आंकिक प्रश्न आप लोग नहीं करते हैं तो उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर हम मीटिंग एंड करते हैं। सो बाय एवरीवन।